हाय गाइस, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज का सेकंड सम है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्रीज विथ इट। तो इनिशियली क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ ट्री। ठीक है, मैं ट्री ड्रॉ कर देता हूँ। तो ड्यू टू स्टॉर्म मतलब जब जोरदार हवाएं जब होती है, देयर इज अ स्टॉर्म गोइंग, ये ट्री क्या होता है एक पार्ट से टूट जाता है सच दैट ये जो इसका टॉप पार्ट है ये नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, मतलब ये नीचे जमीन की तरफ टूट जाता है। तो ये कैसे दिखेगा? सपोज मेरा बेस बना लेता हूँ ग्राउंड का। तो टूटने के बाद ट्री मेरा कैसा दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा। ये मेरा ट्री था, जोरदार हवा की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट से टूटा। तो ये मेरा टूटा हुआ पॉइंट है। द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, सो नाउ आफ्टर टचिंग द ग्राउंड दिस इज द टॉप ऑफ माई ट्री। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो ये जो टॉप ऑफ द ट्री है, ये जो टूटा हुआ जो ब्रांच है, दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ग्राउंड, या यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राउंड लेवल ये है। ये मेरा ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मेरा टॉप ऑफ द ट्री है। ये पार्ट मेरा टूटा है, सो दिस विल बी द ब्रोकन पार्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अगर मैं मेन फिगर में देखूं तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? ये पूरा ट्री होगा, द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो टूटने के बाद ट्री, तो अगर मुझे ट्री का हाइट निकालना है तो मुझे ये निकालना होगा प्लस ये निकालना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्री तो ओरिजिनली बड़ा ही है, तो पूरा ट्री है, टूटने के बाद ये आधा आधा हो गया है। तो इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे पूरा ट्री मिल जाएगा। So that means I have to add this particular value and this particular value. ठीक है, अब इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वे में बताता हूं। तो सपोज ए बी मेरा ट्री है, तो यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, लेट ए बी बी द ट्री। सपोज ये पॉइंट सी पे ब्रेक होता है, तो ये जो एसी का पार्ट है टूट के जब जमीन पे आएगा तो ये मेरा एसी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं, लेट ए बी द ट्री सच दैट इट ब्रेक्स एट सी, और इसमें ब्रोकन पार्ट क्या है? मेरा AC है, एंड AC इज द ब्रोकन पार्ट। ठीक है, ए बी मेरा ग्राउंड लेवल है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस फिगर में, ये वाले फिगर में, अगर मुझे ट्री का हाइट निकालना है तो पहले मुझे BC निकालना होगा, फिर मुझे AC निकालना होगा। ठीक है, तो सपोज मैं BC को केस 1 लिख देता हूं और AC को केस 2 लिख देता हूं। इसका एंगल लिख देता हूं 30 डिग्री। तो केस 1। अब मुझे BC का वैल्यू निकालना है। अगर मैं ये पर्टिकुलर एंगल को कंसिडर करूं, एंगल CAB, तो 30 के जो ऑपोजिट में है वो BC है, और मुझे गिवन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 8 मीटर्स।
मतलब मुझे एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो केस 1 मैं 30 के ऑपोजिट में क्या है, मतलब व्हाट आई नीड इज ऑपोजिट, और मुझे 30 का जो एडजेसेंट है ए बी वो चाहिए, मतलब मुझे ऑपोजिट बाय एडजेसेंट का वैल्यू चाहिए। तो अगर आप रेशियोज में देखोगे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो कौन सा रेशियो आएगा, इट वुड बी tan ऑफ, मैं से इसको फिगर को सेपरेट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो tan थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा tan 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड कौन सा है, 30 के ऑपोजिट में क्या है BC है, तो 30 इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है मेरा, AB मेरा एडजेसेंट साइड है, सो इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय AB। अब tan 30 का वैल्यू कितना है, चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि tan 30 का वैल्यू जो है 1/√3 है, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। BC का वैल्यू कितना है नहीं पता मुझे, AB का वैल्यू कितना है 8 मीटर्स, सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करना जरूरी है, BC इज इक्वल टू, रैशनलाइज मतलब क्या, नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई करो ताकि हम जो डिनोमिनेटर में रूट है उसे निकाल सके। तो डिनोमिनेटर में मेरा √3 है तो मैं √3 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, √3 मेरा हो जाएगा 3, 8 इंटू √3 बन जाएगा मेरा 8√3, ठीक है। अब ये मैंने BC का वैल्यू निकाल लिया है। अब मुझे केस 2 में, यहाँ बहुत खिचड़ी हो रही है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। हाँ, तो केस 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे, केस 2 में मुझे AC का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर 30 डिग्रीज ये एंगल को कंसिडर करोगे तो हमारे पास एडजेसेंट दिया हुआ है, मतलब मेरे पास एडजेसेंट है और मुझे क्या निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है। AC क्या है 90 डिग्रीज के ऑपोजिट में है, और मैंने कहा था कि 90 डिग्रीज में के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है, तो मतलब मुझे एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं रेशियोज में चेक करूं तो मुझे पता चलेगा कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैं ट्राइंगल का नाम लिखना भूल गया, तो मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC। हमेशा ट्राइंगल को कैसे लिखना, मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ, आप CBA भी लिख सकते हो। ऐसी तरह से लिखना है कि जो सेंट्रल एंगल है मेरा B वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे एंगल PRQ दिया हुआ है, लेकिन एंगल मेरा कहाँ पे बनता है, R पे बनता है, तो मैं ट्राइंगल PRQ लिख सकता हूँ और ट्राइंगल यहाँ से QR पे लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो R है वो मुझे बीच में चाहिए क्योंकि R मेरा राइट एंगल है 90 डिग्री वाला। ठीक है, coming back to the question, cos 30 equals to, अब adjacent मतलब AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC है,
देयरफॉर cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना है, √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू AB का वैल्यू मुझे पता है 8 मीटर्स पता है, AC का वैल्यू मुझे नहीं पता। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, AC √3 क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि ये √3 इक्वल्स टू के उस तरफ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में √3 इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा। AC इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको रैशनलाइज करना जरूरी है। कैसे करूँगा रैशनलाइज, डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है, उसी से फिर से मल्टीप्लाई करो। क्यों, ताकि डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरा रूट निकल जाए। 16 इंटू √3 गिव्स मी 16 √3, डिनोमिनेटर में √3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3, AC इक्वल्स टू 16 √3। ठीक है, इसको मैं नंबर 2 देता हूँ, और जो मेरा पहला आंसर आया था उसको मैं नंबर 1 देता हूँ, उसको मैं देता हूँ नंबर 1। यहाँ पे भी मैं ट्रायंगल का नाम लिखना भूल गया था, तो इन ट्रायंगल ABC, इसको नंबर 1 दे दिया, उसको नंबर 2 दे दिया। तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, हमें BC का वैल्यू मिला है नंबर 1 से, AC का वैल्यू मिला है नंबर 2 से। 1 और 2 को ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरा पूरा ट्री मिल जाएगा। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू BC प्लस AC। BC मतलब जो बेस से टूटा हुआ पार्ट है, BC मतलब ये बेस, और AC मतलब मेरा टूटा हुआ पार्ट। तो BC प्लस AC, BC का वैल्यू कितना मिला था मुझे, BC का वैल्यू कितना मिला था, 8 √3 डिवाइडेड बाई 3। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8 √3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस AC का कहाँ कितना मिला था, 16 √3 डिवाइडेड बाई 3। ये कहाँ से मुझे मिला है, ये नंबर 2 से मिला है और वो नंबर 1 से मिला है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है, जब डिनोमिनेटर कॉमन है तो हमें ऊपर वालों को सिर्फ ऐड कर देना होता है और कॉमन डिनोमिनेटर को एक बार नीचे लिख देना है। डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे 3 है, एक बार 3 लिख दिया, और ऊपर के जो दोनों टर्म्स है वो ऐड हो जाते हैं। मतलब 8 √3 प्लस 16 √3। ठीक है, अब यहाँ पे √3 कॉमन है, √3 को बाहर निकाल देता हूँ। 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3, 8 प्लस 16 कितना होता है, 24 √3 डिवाइडेड बाई 3। 3 के टेबल में 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। 8 √3 इज माई हाइट ऑफ द ट्री। तो इसके बाद एंड स्टेटमेंट में लिख देता हूँ 8 √3 क्या है यहाँ पे, ये हो गया मीटर्स, क्योंकि मेरा हाइट ऑफ द ग्राउंड टॉप जहाँ पे टच होता है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 8 मीटर्स। सो देयरफॉर एंड स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर द क्या मांगा है, हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर्स। ठीक है, जैसा मेरा क्वेश्चन मांगा है, जैसा मेरा आंसर मांगा है, मैं उसी तरफ से मेरा एंड स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एंड स्टेटमेंट लिखने से एक वैल्यू आता है, मतलब अगर जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में नाम ही है वर्ड प्रॉब्लम, तो अगर क्वेश्चन वर्ड्स में तो आंसर भी वर्ड्स में देना पड़ेगा, इसीलिए मैं एंड स्टेटमेंट हर वर्ड प्रॉब्लम के एंड में लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।